नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 11वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। दिलीप की हालत देखकर करुणा माया को पत्र लिखती है कि भाभी आ जाओ। उत्तर में माया बस इतना लिख देती है कि अपने भैया से कहो कि आकर ले जाएं। करुणा यह बात दिलीप को बताती है। दिलीप खुश हो जाता है। इधर 28 वर्ष बाद हुस्न बानो यानी दिलीप की असली माँ दिल्ली आती है। आकर वो अपने पुराने पुश्तैनी रंग महल में रहने लगती है। हुस्न बानो का अब इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेली है। हुस्न बानो डॉक्टर को अपने घर बुलाती है। दोनों बीते समय की बातें याद करके भावुक हो जाते हैं। हुस्न बानो की कहानी सुनकर डॉक्टर उसे गुस्सा भी करते हैं कि पहले उसे क्यों नहीं बताया। हुस्न बानो दिलीप की माँ से मिलना चाहती हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अरुणा और बानो का मिलन गाय और बाछी का मिलन था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे की गोद में सिर दिए मूक रुदन करती रहीं। बानो, जो अपना पुत्र, हृदय धन, प्रेम, आशा और उल्लास का प्रथम और एकमात्र चिन्ह अरुणा को सौंपकर निर्मोही की भांति मुंह मोड़कर चली गई और निराशा, दुख, दर्द के झाड़ झक्कड़, वन पर्वत पार करती हुई यौवन की देहरी पार करने से लेकर वार्धक्य के प्रांगण में जा खड़ी हुई, सो क्या उसने दुख, दर्द, निराशा और क्षोभ से भरे हुए अपने लंबे और उबा देने वाले जीवन में एक क्षण को भी उस गोद की स्मृति को भूली जिसमें वो अपने कलेजे के टुकड़े को डाल गई थी? फिर वो बात केवल इतनी ही नहीं थी। अरुणा भी बानो से एक रस हो चुकी थी। एक ही थाल में उसके साथ खाना खाकर जो उसने अपनी गहरी एकता का परिचय दिया था, उसे भी बानो भूल न सकी थी। सो आज जब यह पहली मुलाकात हुई तो बहुत देर तक वे दोनों यह भूल गईं कि वे दो हैं। अरुणा इस नारी की विवशता पर पहले ही द्रवित थी। वह भी उसके मुंह को एक क्षण को न भूली थी। अपने पुत्र को अरुणा की गोद में डालकर जब बानो चली गई थी, उसका नवल, अमल, धवल गात, चंपक के समान सुवर्ण और सुशोभित कोमल कमलीय कलेवर, किशोर वय, उठता यौवन, जीवन जैसे सरल प्रभात था। परंतु अब जल रहित शरदीय बादलों के समान विस्तार में फैला हुआ, थकित, पराजित, नभित देह, रस भरे उन उत्फुल्ल होठों के स्थान पर सूखे फीके खाली खाली से होठ, सफेद रुई के गोले के समान लटके हुए कपोल, जल रहित गड्ढे में चटपटाती मछली सी आंखें और वर्षा ऋतु की उपल बिखेरती सी दृष्टि, यह सब क्या साधारण परिवर्तन था? परिवर्तन तो अरुणा में भी हुए थे। वह तो आयु में बानो से बड़ी भी थी, 50 को पार कर गई थी। पर वह माँ भी तो रही, पत्नी भी तो रही, गृहिणी भी तो रही। बानो न माँ, न पत्नी, न गृहिणी। तब उसने नारी जन्म क्या पाया? नारी जन्म पाकर भी इतना रूप, श्रेय, विद्या, धन, संपत्ति सब कुछ पाकर जीवन ही नहीं पाया, पर जीवित रही अब तक। बिना जीवन का वह जीवन भी भला कैसी विडंबना की वस्तु थी। यह सब देख समझकर अरुणा चौधारे आंसू बहाती रही और बानो ने तो इन आंसुओं की धार ही में अपनी 3 दशाब्दियों की सारी दिनचर्या अरुणा को बता दी। जब दोनों खूब रो चुकी तो अंत में बानो के आंसू सूखे। उसने हंसने की चेष्टा की, पर होठों पर हंसी देखकर भी अरुणा के आंसू न सूखे। बानो ने कहा, कब तक रोती रहेगी बहन? बैठो, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। सुन नहीं सकती हूँ बहन, मेरी छाती फट जाएगी। तुम्हारे इस रूप और इन आंसुओं ने ही सब कुछ कह दिया। लेकिन तुम ऐसी पत्थर कलेजे वाली हो गई कि अपनी इस बहन को बिल्कुल भूल ही गई। भूल जाती तो यहाँ आती क्या? क्या मेरे लिए ही आई हो? खुदा गवाह है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब और कहीं मेरा ठौर ठिकाना नहीं है। मेरी सांस सांस में तुम ही तो रम रही हो। एक पल को भी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ भाभी। फिर खत क्यों नहीं भेजा? आई क्यों नहीं? युग बीत गए, दुनिया बदल गई। बदल जाए, तुम्हारी यह बानो तो वही है ना, और मैंने तुम्हें देखते ही जान लिया कि तुम भी वही हो। जमाने ने हमें बदला नहीं, खुदा का शुक्र है। लेकिन खत तो तुमने भी कभी नहीं लिखा। इसी डर से कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। तुम्हें यह पसंद हो या नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी। हमने समझा कि तुम हर तरह से हमसे दूर होना चाहती हो।
चाहा तो यही था बहन, क्योंकि ऐसा न करती तो यह पहाड़ सी जिंदगी शायद कटती भी नहीं। इसी से, लेकिन तुम्हारे प्यार से तो मेरा रोम रोम भरा हुआ है। सो क्या मैं जानती नहीं भाभी? तो अब यह मिट्टी तुम्हारे कदमों में है। ऐसी बात क्यों कहती हो बहन? अब तुम खुश रहो, बहुत भोगा, मैं सब सुन चुकी हूँ। अब तुम्हारी एक न मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हारी गोद में तुम्हारी दौलत डाल दूंगी। तुम्हारी जिंदगी को अब मैं यूं सूनी न रहने दूंगी। ये क्या कहती हो बहन? यह तो कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बस बहन, मुझे पर्दे में ही रहने दो। मेरे ही लड़के के सामने मुझे नंगा मत करो। मैं हरगिज यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बानू, बहन जख्म मत कुरे दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुमने उसे लिखा पढ़ा कर लायक कर दिया है, अब उसे जिंदगी से भरपूर भी कर दो। मैं इतने से ही खुश हूँ। सब कुछ तो तुमने सुन ही लिया है। सुना है बहन, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी जैसे जिसकी माँ हो, उस बेटे के क्या कहने। तो तुम उससे मिलोगी भी नहीं? नहीं, मैं कौन हूँ यह वह न जानने पाएगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती बहन, पर तुम सहारा पाकर भी बेसहारा ही रहोगी। अब तो आदी हो गई हूँ। जब आदी न थी तब भी तो आखिर रही ही। अब तो यह बेसहारा रहना ही मेरा सहारा है। बानू हंस दी, पर अरुणा ने फिर मोती बिखेरे। बानू ने अरुणा के गले में बाहें डाल दी और उसकी छाती में मुंह छिपा लिया। बूढ़ी दासी ने चाय और नाश्ता सामने लाकर धरा। बानू ने हंसकर कहा, तुम कहो तो भाभी मैं इसे छू लूं? जी करता है एक टुकड़ा तुम्हारे मुंह में ठूंस दूं। ऐसा गजब न कर बैठना। तुमने इसे छुआ तो यह जहर हो जाएगा। मैं खाते ही मर जाऊंगी। अरुणा ने त्योरियों में बल डालकर मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर बानू के मुंह में ठूंस दिया, और इसके बाद तो बानू सब कुछ भूल गई और वह जिद करके अरुणा को अपने हाथों से खिलाने लगी। अरुणा ने भी उसी तरह उसे खिलाया। बहुत देर तक दोनों अभिन्न हृदय एक दूसरे को समझते रहे, समझाते रहे। सांझ होने पर अरुणा ने कहा, अब जाऊंगी बहन, तो तुम्हें मैं अब अपने यहाँ आने को कहूँ या नहीं? बहन, इस बदनसीब से नाराज न होना। तुम्हें मुझसे मिलने हर बार यहीं आना पड़ेगा। मैं न जा सकूंगी, और तुम्हें अपने होठ भी सीने पड़ेंगे। होठ तो सिले ही पड़े हैं बहन, अरुणा ने उदासी से कहा, और कुछ फिर ठहर कर कहा, न हो तो छिपकर उसे एक बार देख लो। नहीं बहन, नहीं। बानू ने दोनों हाथों से छाती दबा ली। वो आंखें बंद करके बैठ गई। अरुणा को और कुछ न सूझा। वो उसे समझा बुझाकर चली गई। करुणा के खत ने माया को जैसे आत्मसात कर लिया। करुणा और माया दोनों ही शिक्षित बालिकाएं थीं, परंतु प्रेम के अभाव से दोनों ही अज्ञात थीं। माया अधिक समझदार थी सही, पर करुणा का पत्र तो ऐसा था जिसका आदि अंत ही न था। एक सरल तरल बालिका ने अपनी प्रिय भाभी का आह्वान किया था। उसका अपना मन उससे मिलने को व्यग्र है, पर वह उसे गौण करके भैया के वैकल्य का ही वर्णन करती है। वो इतना जानती है, भाभी पर तो भैया का ही अधिकार है, पर वह यह विचारने का अवकाश ही नहीं पा रही है कि भाभी है ही नहीं। भैया का उससे विवाह हुआ ही नहीं है। भैया ने उसे अस्वीकार कर दिया है। इन सब बातों के लिए उसके मन में स्थान ही नहीं है। और अब जब भैया ने माया का आह्वान कर लिया है, भाभी को ले जाने को कह दिया है, तब करुणा को सोचने विचारने की कौन सी बात रह गई है? करुणा के पत्र में कितनी गहरी आंतरिक आत्मीयता थी, माया से यह छिपा न रहा। माया ने भी एक दृष्टि में ही करुणा पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। फिर दिलीप को तो वह मन दे ही आई है। दिलीप ने ब्याह नहीं किया, वह उसकी मूर्ति का दर्शन एकांत रातों में तारों की टिमटिमाहट में करता है। यह सत्य है या असत्य, माया को इस पर विचारना नहीं पड़ा। उसे वह सब सत्य ही प्रतीत हुआ, और माया ने जैसे अवश होकर, आवेशित होकर यह पंक्ति लिखकर भेज दी। पंक्ति भेजकर भी माया स्थिर न रह सकी। पिता के प्रति वह साहसी थी। दूसरे ही दिन उसने पिता से बातचीत की। उसने चाय प्याले में उड़ेलते हुए कहा, बाबूजी चलिए एक बार फिर दिल्ली घूम आए।
राय साहब चौंक उठे। उन्होंने कहा, क्यों, क्या बात है, दिल्ली क्यों जाना चाहती है? माया ने बिना इधर उधर किए कहा, करुणा का खत आया है, उसने बुलाया है, मेरा भी जी उससे मिलने को चाह रहा है। लिखा है माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, चलिए ना देख आए। राय साहब ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन यह क्या ठीक होगा बेटी? यह बात चलकर खत्म हो गई है, अब उसके बाद? तो उससे क्या, हम लोग तो पहले भी गए हैं, कुछ उसी बात पर निर्भर थोड़े ही है। माया ने यह कहने को तो कह दिया, पर उसका मुंह लाल हो गया। बेटी का यह भाव राय साहब से छिपा नहीं रहा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं होगा माया, नहीं, तुम करुणा को खत लिख दो कि यहीं आकर मिल जाए। लेकिन माया ने जिद करते हुए कहा, नहीं बाबूजी, चलिए ना हम ही चलें, मेरा मन दिल्ली देखने को बहुत करता है। उस बार तो हम देख ही नहीं सके थे, इस बार तो मैं 1 हफ्ता रहूंगी। पिता ने बेटी का मन रखने को कहा, अच्छा देखा जाएगा, तेरी माँ से सलाह लेनी होगी, कचहरी के काम से भी छुट्टी का मौका देखना होगा। अभी तो 2 भारी भारी केस चल रहे हैं, दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। 8 दिन के बाद मुहर्रम की छुट्टियां हैं, तभी चलें तो कैसा? देखूंगा, तेरी माँ से सलाह भी तो करनी होगी। परंतु माया की माँ बेटी को दिल्ली भेजने के लिए किसी तरह राजी न हो सकी। माया का दिल्ली जाना नहीं हुआ। अब वह धड़कते कलेजे से अपने उस छोटे से पत्र की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी प्रतीक्षा करने लगी। उस छोटे से पत्र में उसने अपना संपूर्ण व्यंग, साहस, प्रेम, वैकल्य, अवशता कूट कूट कर भर दी थी। उसकी आंखों में करुणा की मधुर मूर्ति थी, पर रक्त की प्रत्येक बूंद में वह निष्ठुर, कठोर, अभिमान भरा दिलीप व्याप्त हो गया था। दिलीप ने उस पत्र को मुट्ठी में कस लिया और इतनी जोर से मुट्ठी भींच ली कि उसके नाखून उसके मांस में घुस गए। उसके होठ संपुटित हो गए। मन से कहने लगा, चल और जाकर कह मैं आ गया, चलो। परंतु उसका मन जितना चंचल हो रहा था, उतना ही जड़ उसका शरीर हो रहा था। उसमें न इतना साहस था, न बल, कि माता से और पिता से और करुणा से अपने मन की बात कह सके। माया को पत्र लिखना तो बहुत दूर की बात थी। दिलीप आहत पशु की भांति कराहता हुआ इधर उधर फिरने लगा। उसका मन किसी काम में न लगता था। बहुधा वह बहुत ही जल्द सुबह उठकर जंगलों में निकल जाता और दिन भर घूमता रहता। यद्यपि डॉक्टर और अरुणा देवी उससे उदासीन हो गए थे, परंतु उनकी ममता ने उन्हें विवश कर दिया। डॉक्टर ने पत्नी से कहा, दिलीप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो, देखती हो? तुम ही देखो, दिलीप ही क्या, और बेटों को भी देखो। खैर अभी तो दिलीप का ही प्रश्न हल करो, या तो हम सब पर एक भारी पारिवारिक विपत्ति आई गई दिखती है। मैं कहती हूँ अब अपनी मन की दुर्बलता से क्या होगा। मैं स्वीकार करती हूँ कि वो मेरे पेट का बेटा है, तुम भी यही स्वीकार कर लो। सब झंझट और दुविधाएं खत्म, मनचाही जगह उसका ब्याह कर दो। इसके बाद दूसरों की भी ब्याह कर दो। उनकी उम्र है, समय पर लड़कों की ब्याह शादी न होगी तो वे आवारा ही होंगे। तुम ये सब बातें समझकर भी नहीं समझ रहे हो। ऐसा ही करो फिर, तुम आज दिलीप से बात करो। परंतु दिलीप से अरुणा देवी बातें करे, इससे प्रथम ही करुणा ने हंसते हंसते माँ के गले में बाहें डालकर कहा, माँ भाभी आ रही हैं। कौन भाभी? वही कानपुर वाली। पागल हो गई है क्या? वो कैसे आ रही है? भैया जा रहे हैं लेने को। कौन भैया? बड़े भैया, और कौन? उसने तुझसे कुछ कहा है? कहा है, भाभी ने बुलाया है उन्हें। बुलाया है? कहते क्या है? माँ भाभी का खत आया है कि मुझे लेने को अपने भैया को भेज दो। उसने वहां से कोई खत लिखा था? मैंने लिखा था। तूने लिखा था? लिखा था कि भाभी तुम आ जाओ, भैया और अम्मा तुम्हें याद करते हैं। पगली, मुझे बताया क्यों नहीं? भूल गई अम्मा। कहाँ है खत, देखूं तो। भैया के पास है। कुछ देर अरुणा देवी चुप रही, फिर बोली, जा तू अपना काम कर। रात को अरुणा देवी ने दिलीप से बात की। अरुणा ने कहा, बेटा दिलीप,
कहो, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुझसे अपने दिल की बात कहो। बात? क्या बात माँ? क्या मैं तुम्हारे ब्याह की बात दूसरी जगह पक्की कर दूं? इसकी क्या जरूरत है माँ? तुम्हें जरूरत नहीं, मुझे तो है। फिर तुम्हारे दूसरे भाई बहन भी तो हैं, यह भी तो सोचो। तो उनका ब्याह कर दो माँ। तुम बड़े भैया हो, हमारे बड़े बेटे हो, सो तुमसे पहले उनका ब्याह कैसे हो सकता है? वाह, नहीं हो सकता क्या? भीष्म ने तो अपना ब्याह नहीं किया था, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों का किया या नहीं? दिलीप ने हंसकर कहा। दिलीप की उस सूनी सी हंसी में एक विचित्र खोखलापन देखकर अरुणा देवी कुछ देर तक चुपचाप दिलीप का मुंह देखती रही। फिर उसने दिलीप को पास खींचा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दिलीप, तू माँ से मन की बात कभी नहीं कह सकता क्या पगले? मन की बात कौन सी माँ? माया का खत आया है ना? हाँ। दिलीप ने सिर नीचा कर लिया। तो उसे लेने कानपुर जा रहा है? यह तुमसे किसने कहा माँ? तू ही कहना, किसी के कहने से क्या? मैं क्या कहूं? तूने करुणा से कहा था? अरे वो तो हंसी की बात थी, उसने तुम्हें जड़ दी क्या? और तुमने भी सच मान ली? भोंदू हो तुम माँ। हाँ, मैं हूं भोंदू, पर तेरा मन हो तो मैं उनसे कहूं, राय साहब को वे पत्र लिख देंगे। दिलीप बहुत चाह कर भी हाँ न कह सका, जैसे एक समूचा पहाड़ ही उसकी छाती पर आ गिरा हो। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर को चला, बिना ही जवाब दिए। इसी समय भारत में महान युगांतकारी परिवर्तन का समय आ पहुंचा। युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा हिला और अब अंग्रेज पिटकर भारत से भागने की अपेक्षा राजी खुशी भारत को छोड़ देने को तैयार हो गए। परंतु इस काम में भी उनके मन में कुटिलता थी। जिस कूटनीति का आश्रय लेकर उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को खंडित किया था, उसके अब भारत के 3 मुख्य दल थे। एक कांग्रेस का, जिसके नेता नेहरू थे, दूसरा अछूतों का, जिसके नेता अंबेडकर थे, तीसरे मुसलमानों का, जिसके नेता जिन्ना थे। निसंदेह कांग्रेस में मुसलमानों का अल्पमत था। जिन्ना ने कांग्रेस से पृथक होकर मुस्लिम लीग अपना ली थी और वही उनके मत से मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था थी। सरकार ने यह बात अपने गूढ़ मंतव्यों के आधार पर स्वीकार कर ली थी। अछूतों के नेता अंबेडकर अपना राग आलाप रहे थे। हिंदू सभा इस समय भी एक लुंज-पुंज संस्था थी, उनमें जैसे कोई दम ही न था। कांग्रेस को नेहरू और पटेल जैसों की नहीं, गांधी का भी बल मिला था। उनकी यातना कथाओं ने कांग्रेस के प्रति देश भर को कांग्रेस का भक्त बना दिया था। गांधी जी ही नहीं, जवाहर भी इस समय देवता की भांति पूजे जा रहे थे। इसी समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ना स्वीकार कर लिया और भारत के नेताओं के सामने यह प्रश्न रहा कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर जाएं तो भारत को किसे सौंप कर जाएं। अछूतों की बात पीछे रही। मुख्य तनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग में था, परंतु मुस्लिम लीग जैसे मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था थी, वैसे कांग्रेस हिंदुओं की संस्था न थी। हिंदुओं का उसमें बहुमत तो था, परंतु वह राष्ट्रीय संस्था थी और उसमें मुसलमान भी थे। इस समय अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहने को कांग्रेस राष्ट्रीय सभा थी और वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी को एक राष्ट्र समझती थी, परंतु वास्तव में ये सब जातियों के प्रतिनिधि एक राष्ट्र के प्रतिनिधि न थे। खासकर मुसलमान, जो अब कुछ साल पहले अल्पसंख्यक माने जाते थे, बराबर के हिस्सेदार बन रहे थे। वास्तव में इस्लाम केवल एक धर्म ही न था, धर्म की नींव पर खड़ा हुआ एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी था। हिंदू और हिंदू भावनाओं से उसमें बड़ा भेद था। प्रारंभ में गांधी जी के उद्योग से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की आवाज़ कुछ दिन भारत में सुनाई दी, पर पीछे जिन्ना के कांग्रेस से पृथक होने पर यह आवाज़ गायब हो गई। वे कहने लगे, न हम हिंदुओं के भाई हैं और न उनके साथी। हमारा अपना एक पृथक राष्ट्र है और उससे पृथक ही स्वार्थ भी। इसलिए एक तरफ कांग्रेस थी जिसमें मुसलमानों का भी हिस्सा था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो केवल मुसलमानों की ही थी। उसका यह अर्थ था कि हमारा माल तो हमारा है ही, तुम्हारे में भी हमारा हिस्सा है। कांग्रेस हिंदुओं का समर्थन न कर सकती थी, वह तो अपने को असांप्रदायिक संस्था कहती थी
और गांधी जी अपनी साधुतावश सादा चेक मुसलमानों को देने को राजी थे। जब तक कांग्रेस की अलमदारी थी तब तक तो मामला थोड़ी सी नौकरियों और कुर्सियों का ही था, परंतु अब उसने भारत के बंटवारे का रूप धारण कर लिया था। अब मुसलमान जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इन दलों के अलावे राजे महाराजे थे जो चाहते थे कि अंग्रेज के जाने पर वे स्वेच्छाचारी हो जाएं। जवाहरलाल ने उनके संबंध में यह व्यक्त किया था कि आज के भारत में राजा महाराजाओं की कोई गिनती नहीं है। संधि के अधिकार पर जो पत्थर की भांति निर्जीव पड़े हैं, या राज्य वंश के अधिकार पर जिनका जनता की आंखों में कोई मूल्य नहीं है, निरर्थक है। तथ्य केवल मानवीय अधिकारों में है। उसी मापदंड को सामने रखकर हम समस्याओं पर विचार और निर्णय कर सकते हैं। समाजवादी लोग कह रहे थे कि भारतवर्ष में एक समाजवादी ढंग की शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों की उन्नति का पूरा अवसर मिले और सारा अधिकार जनता का हो। अंबेडकर अपने को 6 करोड़ हरिजनों का नेता कहते थे। वे राष्ट्रीय हित से भी प्रधान अपने वर्ग को समझते थे। वे हरिजनों को हिंदुओं से पृथक मानना चाहते थे। इंग्लैंड से मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल योजना लेकर आया। योजना पर बहुत वाद विवाद हुआ। अंत में भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान पृथक कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना बन गए। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। संयुक्त रक्षा काउंसिल के अध्यक्ष भी माउंटबेटन बने, परंतु भारत का गवर्नर जनरल के लिए भारत की राय नहीं ली गई। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तो लीग की सहमति से हुआ, परंतु पाकिस्तान ने स्वच्छंद आचरण प्रारंभ किया और देखते ही देखते पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल में मार काट, लूट, आग, बलात्कार, हत्या का बाजार गर्म हो गया। चारों तरफ से मार काट, लूट के समाचार आने लगे और देखते ही देखते यह हत्याकांड ऐसा विराट रूप धारण कर गया जो मानव जाति के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता था। इस समय की पिशाच लीलाओं का वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। लायलपुर, मिंटा गुमरी, शेखपुरा, लाहौर और गुंजरावाला सिखों के गढ़ थे। वहां से उन्हें बुरी तरह भागना और मरना पड़ा। लाहौर और कलकत्ता के बाजारों में भयंकर अग्नि की गगनचुंबी लपटें उठीं। निरीह औरतों, बच्चों, बूढ़े, जवानों के अंतर्नाद, घरों, कूचों, बाजारों में, अस्पतालों में दम तोड़ने वाले की हिचकियां सुनाई पड़ी। कलकत्ता से आग की भयंकर लपटें नोआखाली, बिहार, इलाहाबाद, बम्बई और दिल्ली आ पहुंची। शराब में डूबे हुए और अय्याशी की आग में झुलसे हुए मुगल तख्त को फिर से वीरान लाल किले में आबाद करने के लिए दिल्ली के मुसलमानों के मंसूबे जैसे पर लगाकर उड़ चले। विभाजन की बातें चल रही थी तभी जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन दिल्ली में बड़ी बड़ी तैयारी कर रहा था। बंदूक, गोले गोली, तोपें, पिस्तौल, बम, ट्रांसमीटर, सब कुछ दिल्ली की गुप्त हवेलियों में तैयार था और दिल्ली को फतह करने की एक तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी, 21 अगस्त। दरियागंज के एक मुस्लिम प्रेस में श्री खन्ना, एक युवक, कई महीने से कंपोजिट की नौकरी कर रहा था। वह दिलीप का गोइंदा था। राष्ट्रीय संघ समिति की आज्ञा से वह इस ड्यूटी पर तैनात हुआ था। नाम यहाँ उसने अपना बताया था शकूर, और रहने वाला शाहबाद जिले के किसी देहात का। सभी उसे बूदम समझते थे, बनाते थे। वह घुन्ना बना अपना काम करता रहता था। वास्तव में वह रहने वाला था कटरा नील का। यह मोहल्ला हिंदू रईसों का मोहल्ला है। इसके द्वारा प्रति क्षण मुस्लिम षड्यंत्रों की सूचनाएं दिलीप को मिलती रहती थीं। एक दिन शकूर ने देखा कि उसके पड़ोसी कंपोजिटर के सामने एक पर्चा पड़ा है। पर्चे में 21 अगस्त के डायरेक्ट एक्शन का प्रोग्राम था। उस पर अर्जेंट लिखा था और पास वाला युवक जल्दी जल्दी इसे कंपोज कर रहा था। खन्ना ने कहा, यार इस कदर बेतहाशा किस काम में मशगूल हो? साथी ने कहा, अरे शकूर, अर्जेंट पर्चा है, जरा मदद कर दे, कुछ लाइन कंपोज कर दे। शकूर ने नखरे से कहा, वाह, मेरे पास अपना काम कम है क्या? फोरमैन दोपहर को का न बैठेगा। नहीं यार, 10 मिनट का ही तो काम है, ले जरा झपाक से हाथ चला दे। उसने पर्चा उसके सामने सरका दिया। शकूर अपने हाथ का काम छोड़कर साथी की मदद करने लगा। पर्चे को पढ़ते पढ़ते शकूर को पसीना आ गया। तब क्या 21 अगस्त को दिल्ली उलट पुलट हो जाएगी? अंगुलियां उसके केसों में बिखरे हुए टाइप को ढूंढ रही थी और मन उसका मचल रहा था दूसरी ही जगह। उसे एक अवसर भी मिल गया। पेशाब करने के बहाने वह उठा, पर्चा उसने जेब में डाला। साथी का ध्यान दूसरी ओर था। पेशाब घर में घुसकर
वह दूसरी ओर दीवार से कूद गया और फिर वह भागा दिलीप के पास। कुछ दूर ट्राम ली और फिर पैदल। थोड़ी ही देर बाद साथी का ध्यान उधर लगा कि कहाँ गया शकूर का बच्चा और पर्चा कहाँ है। सामने बिखरे कागजों को उसने बहुत टटोला। उसका चेहरा फक हो गया। क्षण भर के बाद ही प्रेस में हलचल मच गई और शकूर की तलाश में गोइंदे दौड़ पड़े। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।